गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं शशिकांत आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। ये हैं अवधेश शर्मा अनिल, डॉक्टर अवधेश शर्मा अनिल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। ये एक तरीके से इनफॉर्मल सा डिस्कशन होगा और उसमें हम बातें जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा जो इश्यू होगा जिस पर हम बात करने वाले हैं, उनमें ये होगा कि भाई ये कोविड-19 कैसे आया, इसके क्या लक्षण थे, इफ़ेक्ट्स हैं और क्या सोशियो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में हमारे चारों तरफ। इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो अवधेश जी, जो कोविड-19 है ये पहली बार कब आया था, मतलब पहली बार नोटिस में कब आया वर्ल्ड के? देखिए, ये जो कोरोना वायरस है बेसिकली, ये कोरोना वायरस जो वायरस की जो फैमिली है कोरोना वायरस, उसका एक पार्ट है, उस फैमिली से है। और 2002 में चाइना में बीमारी आई थी जिसका नाम था सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो भी कोरोना वायरस से ही फैली थी। उसके बाद में एक इसका और दूसरा एक स्ट्रेन था जिसको बोलते हैं मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वो भी कोरोना वायरस का ही एक दूसरा स्ट्रेन है, जिसके कारण जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान और ये जो कतर, दुबई वगैरह है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है वो फैली थी। यानी कि जैसा नाम से पता लग रहा है, श्वसन से संबंधित बीमारी है। तो अब जो 2019 में चाइना के वुहान शहर में जो कहते हैं कि वेट मार्केट है, वहाँ पे जो नॉन वेज मटेरियल है वो मिलता है, जो स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि चमगादड़ भी वहाँ खाई जाती हैं, जो पेंगोलिन्स हैं। तो ऑब्वियसली चमगादड़ जो बैट है और जो पेंगोलिन्स हैं, जो मेमल्स हैं, उनके ब्लड में, उनके मुंह की लार में बहुत सारे वायरस हैं, वो रिजर्वायर के रूप में रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये जो कोरोना वायरस है, जिसका नाम जो है सार्स-CoV-2 बाद में रखा गया है, क्योंकि ये सेकंड है नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब ही है नया, और ये जो नाम दिया गया इसको कोविड-19, कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, जो कि 2019 में मतलब अराइज हुई, उत्पन्न हुई, इसलिए डिजीज का नाम रख दिया गया WHO के द्वारा कोविड-19 इसको। तो एक मिनट मैं इसको पूरा कर लूं कि ये जो कोरोना वायरस जो मैं बता रहा था कि ये बेसिकली ये वायरस जो है चमगादड़ या इनसे ह्यूमन में, यानी ये है तो जूनोटिक, ये जूनोटिक डिजीज है, यानी कहीं न कहीं एनिमल्स में रिजर्वायर के रूप में था और वहां से ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुआ है, राइट। और ये वुहान शहर में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया चाइना के, वहां से ये फैला। ये जो कोरोना वायरस है, ये पहली बार जब पेंडेमिक कब घोषित हुआ? देखिए, दो चीजें हैं। जब कोई भी डिजीज है जो कि एपिडेमिक है, यानी जो संक्रामक बीमारी है, वो एक पर्टिकुलर किसी एक कंट्री में या दो कंट्री में रहती है, तब हम उसको एक तरह से एंडेमिक कहते हैं, यानी वो उसी रीजन में है, पर्टिकुलर जगह वो चाइना तक ही सीमित रहता, तो वो एंडेमिक कहलाता। लेकिन धीरे धीरे दिसंबर लास्ट में और जनवरी के अंत में ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, और आई थिंक 11 मार्च को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसने इसको पेंडेमिक यानी पूरे विश्व की महामारी है वो घोषित कर दिया। अच्छा, अब इस वायरस की जो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में और ये क्या करता है वो बता देता हूँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है। देखिए, ये वायरस है, ये कोरोना नाम क्यों रखा गया इसका, SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर, इसके गोलाकार होता है, इसके बाहर एनवलप होते हैं यानी आवरण होते हैं प्रोटीन और लिपिड के। पहले प्रोटीन का आवरण होता है, फिर लिपिड का आवरण होता है, और उस लिपिड के आवरण में प्रोटीन की कुछ प्रोटीन वो धसी रहती है, उनको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। इसके अलावा कुछ एनवलप प्रोटीन भी होती है, वो स्पाइक प्रोटीन उसके चारों ओर लगी होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मुकुट होता है, जो क्राउन होता है, उसमें वो जो स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम पड़ा कोरोना वायरस। मुकुट जैसा होता है, बाहर से गोलाकार। अच्छा, अब ये जो इसकी जो बाहर की स्पाइक प्रोटीन है, यही संक्रामक जो है इसको बनाती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये जाकर के सेल के अंदर, सेल का जो बाहर का रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी कोशिकाएं, जैसे ये मान लो हवा के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में गया, और फेफड़ों की जो लंग्स की एल्विलाई की जो सेल्स हैं, उन सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको S2 कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग रिसेप्टर 2। वो एक रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो कि इस जो ये स्पाइक प्रोटीन है उसको अटैच, उसके साथ जुड़ सकता है। जैसे ही वो जुड़ेगा
वो सेल इस कोरोना वायरस को, मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाएगी, उस सेल कोरोना वायरस को अंदर ग्रहण कर लिया जाता है और वो मेम्ब्रेन फटते ही इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आप सबको पता है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए या आरएनए, ये एक आरएनए वायरस है और ये जो वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। चाइना की जो वुहान के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने इस वायरस की जो है पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको खोज लिया है, मतलब उसकी सीक्वेंसिंग कर ली है कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन बनती है और जो पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन बनती है वो भी पता लगा लिया गया है। इसके अलावा इसकी टेस्टिंग जो की जा रही है फिलहाल पूरे वर्ल्ड में, वो टेस्टिंग की जाती है, एक मेथड होता है उसको बोलते हैं आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि उस वायरस में चाइना ने बताया कि इसके अंदर जो इसका ई प्रोटीन की जो जीन है, जो जीन आपको पता है ये डीएनए आरएनए का सेगमेंट है, इसके अलावा जो स्पाइक प्रोटीन बनाती है वो जीन है, वो पर्टिकुलर फिक्स जीन होती है। उन जीन की सीक्वेंस बना करके उसके प्रोब तैयार कर लिए गए हैं और प्रोब तैयार करके और आरएनए के साथ आरएनए को, जैसे मान लीजिए किसी भी सिम्टम कोई भी इंसान है जिसका कोरोना वायरस टेस्ट करना है, तो उसके नाक का जो नेजोफेरेंजियल है या जो ये आपका माउथ का ओरोफेरेंजियल है, वहाँ एक बड घुसा करके उसका स्मीयर लिया जाता है, जो उसका सलाइवा है वो लेकर के और उसको बफर सॉल्यूशन में डाल देते हैं। उसमें यदि आरएनए है, वो पर्टिकुलर आरएनए, उस आरएनए से हम उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। वो प्रोसीजर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट कीजिए, फिर उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हैं वो बनाई जाती है पीसीआर मशीन के द्वारा। तो मान लीजिए वो यदि आरएनए यदि उपस्थित होगा तब तो उसका डीएनए बनेगा, और जो डीएनए बनेगा उसको यदि हम पीसीआर करेंगे तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, हजारों लाखों प्रतियां। उन मल्टीपल डीएनए कॉपीज के साथ एक पर्टिकुलर ग्रीन कलर का फ्लोरिसेंट वो ऐड किया जाता है। तो जैसे ही वो आरटीपीसीआर जैसे पीसीआर करेंगे तो जैसे जैसे पीसीआर की डीएनए की मात्रा बढ़ेगी, यदि वो आरएनए है तो डीएनए भी बनेगा, डीएनए बनेगा तो ग्रीन फ्लोरिसेंट ज्यादा होगा, तो वो ग्राफ है वो आपको हमेशा ऊंचा दिखाई देगा, इसका मतलब वो व्यक्ति पॉजिटिव है। और यदि ग्राफ नीचे आता है यानी देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आरएनए, इसका मतलब उसमें कोरोना वायरस नहीं है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में अब जैसे 4 लाख के करीब केसेस आ चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना? तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो अब भी जो सिटीजन्स हैं उनको बरतनी चाहिए? और एक मैंने सुना ये जो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, वो हर्ड इम्यूनिटी क्या है जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, तो मुझे एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। देखिए, हर्ड का मतलब समूह होता है बेसिकली। हर्ड जो है एक ग्रुप या समूह है। यदि किसी पर्टिकुलर रीजन की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर लगभग जो कहते हैं कि हम 60 या 70% पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होकर यदि वो रिकवर हो जाती है तो रिकवर होने के कारण जो वो वायरस का संक्रमण है वो धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि यदि उनको दोबारा से वायरस आएगा तो वहीं उनकी बॉडी में मर जाएगा, और जो नेगेटिव है, जो कम 30% पॉपुलेशन बचेगी, केवल वो ही पॉजिटिव नहीं हुई है, यानी उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो यदि नेचुरल तरीके से वायरस संक्रमित होकर के आदमी वापस रिकवर हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो यदि ये पूरे ग्रुप में इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी बिना किसी वैक्सीन के दिए वायरस से जितने ज्यादा लोग पॉजिटिव होकर के सही होंगे, रिकवर होंगे, वो धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हमारे समाज में वो हर्ड इम्यूनिटी तो एक बार उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव कर लेगी, जैसे माना जाता है कि लगभग 70% उस ग्रुप उस एरिया की पॉपुलेशन यदि हो जाती है पॉजिटिव और उसके बाद में रिकवर हो जाती है तो वो हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 23 तारीख को जो अपने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तो उस लॉकडाउन की वजह से आपको क्या लगता है कि भी इस लॉकडाउन में हमारे देश की इकोनॉमी पे, देश की जो सोशल स्ट्रक्चर था और देश का जो पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, सोशल स्ट्रक्चर और जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उस पर क्या इफेक्ट डाले होंगे? मैं भी कुछ बात करूंगा इस पर, लेकिन शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या लॉकडाउन की वजह से जो सोशल डिस्टेंस, जो एक वर्ड चल रहा है सोशल डिस्टेंस, क्या वो वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आदमी के प्रति एक डर पैदा कर रहा है?
और देखिए हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल बताइए। ये सही है। देखिए लॉकडाउन जो हुआ वो लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि जो वायरस है वो संक्रमित इंसानों को नहीं करे, क्योंकि इसका संक्रमण ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया है। ये कहीं वैसे मतलब एयर ट्रांसमिट नहीं है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, ड्रॉपलेट से हो रहा है। इसीलिए वो जो सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, लेकिन मैं इसको फिजिकल डिस्टेंस कहना उपयुक्त समझूंगा, क्योंकि सोशल यदि डिस्टेंस कर देंगे तो हम साइकोलॉजिकली प्रेशर में चले जाएंगे। हमें सोशली तो एक्टिव रहना है, लेकिन फिजिकली थोड़ा गैप रखना है डेफिनेशन। तो इसमें क्योंकि ड्रॉपलेट से हम बोलते हैं तो ये वायरस है वो बाहर आता है, हमारे छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो हमारी सांस के साथ जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर आते हैं, उसके द्वारा यदि कोई पॉजिटिव है तो वो स्प्रेड कर सकता है। अब जो आपने ये जो बात पूछी है, देखो लॉकडाउन के तो फायदे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि लॉकडाउन जो हुआ था शुरुआत में, उसने हमारी पृथ्वी को एक तरह से हील किया, पूरी पृथ्वी को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में। एनवायरनमेंट उस वक्त यदि हम देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़े बड़े शहरों का वो बहुत सुधर गया था, और जो पीपीएम का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम आ गया था। दिल्ली, मुंबई जहाँ एयर पोल्यूशन की संभावना रहती है, गंगा नदी आपने देखा होगा, गंगा नदी बिल्कुल साफ हो गई नेचुरल तरीके से बिना कोई खर्च किए। और यहाँ तक कि जो पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं, जालंधर, वहाँ से हिमालय पर्वत दिख रहा है, ये सोशल मीडिया में देखा है, जंगली जानवर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब एनवायरनमेंट ने, प्रकृति ने अपने आप को हील किया लॉकडाउन के कारण। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो है इकोनॉमिक जो क्रंच आया है, इकोनॉमिक जो स्लो डाउन आया है, क्योंकि देखिए हमारा भारत बहुत ही 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, लगभग 40 या 50%। वो डेली मतलब उनको कमाना होता है, फैक्ट्री में काम करता है, तो जब एकदम से शटडाउन हो गया तो उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो। बहुत सारी न्यूज आई है कि इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। हाँ। तो वो जो सुसाइड है, तो जो वो सुसाइड है, वो जो ये जो सुसाइड हो रहे हैं लगातार देश में, उसके बारे में मतलब क्या ये जो सुसाइड है उसका हम कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिनको जो डेली बेसिस पे काम करते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे। इवन सुशांत सिंह राजपूत का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए वो अलग अलग कारण अलग अलग इंडिविजुअल्स है, लेकिन जो क्या कहीं लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन जो है किया गया, लॉकडाउन है वो तो उस पर्सपेक्टिव में किया गया था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो है, जो दिमाग में एक फियर है, डर है, वो बन गया कि हमारी जॉब चली गई हैं, हम जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे थे वो अब आगे सर्वाइव होगा नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रेशर है, स्पेशली जो यूथ है, न्यू कमर्स है, जो नए नए नौकरी में आए हैं, नए नए फील्ड में आए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि जॉब्स जा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए हैं, और अब जो पूरा कंसेप्ट है रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का, वो भी बदलता जा रहा है। यानी जो ज़्यादा टेक्निकली परफेक्ट होगा उसी को जो मिलेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। तो जो ये सुसाइडल केस है, ये हो सकता है कि ये इसमें जो ये लॉकडाउन हो उसमें इकोनॉमिक क्रंच का हो सकता है, लेकिन इसमें उनके पर्सनल भी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल यदि थोड़ा सा आदमी यदि उसमें डिप्रेशन में रहता है तो वो ऐसी चीजें कर लेता है। जैसे मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है, किसी फ्लैट में अकेला रह रहा है, और पूरे लॉकडाउन में अगर वो अकेला था, ठीक है, तो वो जो एक जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, और जो अकेला रहना है, ठीक है, जब आप 2.5 महीने 3 महीने तक